If you want to go to the next level, you need to work on Python. हमारे साथ आप लोगों को बरकरार रहना है और आगे बढ़ते रहना है. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई होप कि आप लोग आज की क्लास के लिए तैयार हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क. एंड आज ऑब्वियसली आप लोगों की जो ये क्लास है इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, बिकॉज आज के दिन जो चीज़ें आप लोग सीखने के लिए जा रहे हैं इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू एज वेल. सो आर यू पीपल रेडी फॉर इट? चले जी, इसको स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि मुफद्दल कैन और जुपिटर नोटबुक खोल देता हूँ. ठीक है मुफद्दल, यू कैन जस्ट कम एंड स्टार्ट विद द वर्क. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, तो आज आपका हम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो हमने लास्ट टाइम अगर लिस्ट कवर कर ली थी और उसके बाद हमने फॉर लूप्स भी कवर कर लिए थे. तो फॉर लूप्स के अंदर ये सीन है, फॉर लूप और लिस्ट के अंदर, कि हमारी लाइन ऑफ कोड जो है ना वो 4-5 लाइन के अंदर एक्सटेंड हो रही थी, या फिर कभी कभार 6-8 लाइन भी एक्सटेंड हो रही थी. तो बेटर कोड ये होता है, अगर आप डेवलपर से किसी पूछेंगे तो उसकी नज़र में बेटर कोड ये होगा कि जितनी कम लाइन ऑफ कोड होगी उतना ज़्यादा बेटर होगा. तो पाइथन के अंदर ना, पाइथन का एक प्लस पॉइंट है या फिर पाइथन की एक यूनिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. हम स्टार्ट आज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करेंगे. अच्छा, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है क्या? मैं अब अगर आपको स्टार्ट करूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से नहीं करवाता, एक नॉर्मल फॉर लूप से करवाता हूँ. सही है? तो एक नॉर्मल फॉर लूप है मेरे पास, ये फॉर आई इन ह्यूमन और ये मेरे पास है एक एम्प्टी लिस्ट, और इसके अंदर मैंने डलवाना है, मैं ये यहाँ पे करवाना ये चाह रहा हूँ कि ह्यूमन के जो लेटर्स है ना वो लिस्ट के अंदर चले जाए सेपरेटली. मतलब H एक लेटर इस लिस्ट के अंदर हो जाए और U हो जाए MAN ऐसे. तो ये ऐसे होगा, H डॉट अपेंड I. ये करेगा क्या? फॉर आई एंड ह्यूमन, ये ह्यूमन के अंदर जाएगा. ह्यूमन के अंदर सबसे पहले इंडेक्स को उठाएगा जो कि है H वो सबसे पहले H वाली लिस्ट के अंदर जाके H सेव हो जाएगा, फिर U जाएगा, फिर M जाएगा, फिर A जाएगा, फिर N जाएगा. तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं H को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास आ गया HUMAN, ह्यूमन लिखा हुआ. अब ये हमारे पास लाइन ऑफ कोड कितनी हो गई? 4 लाइन्स ऑफ कोड हो गई. सही है? तो अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं एक लाइन ऑफ कोड में. ये कैसे होगा? ये देखें, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का तरीका ये है कि मैं इस फॉर लूप को इस लिस्ट के अंदर मैं ब्रेक कर दूं, एक लाइन के अंदर ही इसको कंबाइन कर दूं. ब्रेक नहीं, सॉरी, इसको मैं कंबाइन कर दूं. ये कंबाइन ऐसे होगा कि सबसे पहले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स लिखने का तरीका ये है कि आप स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले आप देते हो अपना एक्सप्रेशन जो आपको काम करवाना है. सही है? फिर उसके बाद फॉर की स्टेटमेंट आती है, फॉर, फिर आप देते हो वेरिएबल जिसके ऊपर इटरेट होगा, किस चीज के ऊपर इटरेट होगा, और फिर आप देते हो उसको इटरेटर कि भाई आपको किस चीज के ऊपर जाना है, मतलब क्या रेंज के ऊपर जाना है, या फिर लिस्ट के ऊपर जाना है, या फिर टपल के ऊपर जाना है, या फिर डिक्शनरी के ऊपर जाना है, किसके ऊपर आपको जाना है. इटरेटर वो होता है आपका. सही है? तो अब हम सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन देते हैं. हमें करवाना क्या है? हमें करवाना है H को अपेंड. सही है? तो मैंने दे दिया लेटर मेरा एक्सप्रेशन हो गया, फॉर लेटर इन. अब मेरे पास क्या है? ह्यूमन है ना, ह्यूमन है मेरे पास इटरेटर, मुझे इस चीज के ऊपर इसको इटरेट करवाना है. तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर ये प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा ह्यूमन लिखा हुआ. देखें, तो इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. अब आपके लिए मेरे पास एक टास्क है, छोटा सा टास्क है. जैसे आपने देखा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, फिर मैंने फॉर की स्टेटमेंट दी, फिर उसके बाद मैंने एक वेरिएबल दिया कि भाई किस वेरिएबल के ऊपर इटरेट करवाना है, फिर मैंने इटरेटर दिया कि भाई इस चीज़ के ऊपर इटरेट करवाना है. अच्छा, फॉर से पहले लेटर, मैंने ये लेटर की जगह कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे आई भी लिख सकता हूँ, आई फॉर आई एंड ह्यूमन, मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ. इसका मतलब ये है कि भाई किस चीज़ के ऊपर किस
मतलब एच मैं किसको असाइन कर रहा हूँ, एच मैं यहाँ पे लेटर को असाइन कर रहा हूँ, सही है। मैं यहाँ पे आई भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। लेटर ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि भाई मैं यहाँ पे अगर ह्यूमन है, एक स्ट्रिंग है, मुझे एक लेटर को रीड करवाना है, तो इसलिए मैंने लेटर इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे ताकि अंडरस्टैंडेबल हो ज़्यादा। आपको टास्क दिया था प्रिंट 2 का टेबल ना, प्रिंट 2 टेबल। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, एच इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे x जैसे उनको दिया, मैं भी x ही लिख लेता हूँ, x इंटू 2 फॉर x इन रेंज 10। ये मेरे पास आ जाएगा 2 का टेबल एज यू कैन सी। या फिर अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई 0 तो हमेशा ही मल्टीप्लाई बाय, अगर 0 करेंगे तो हमेशा ही 0 ही आएगा आंसर, तो हम इसको ऐसे करवा सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हो और 11 तक जाए। 11 तक जाने का मतलब ये है कि ये 10 तक जाएगा और फिर 11 पे रुक जाएगा, 11 नहीं करेगा ये प्रिंट। तो ये हमारे पास 1 to 10, 2 1 2 2 2 4, ऐसे 10 तक हमारे पास टेबल प्रिंट हो गया। अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं चले एक बार और करके दिखा देता हूँ, आपको समझा दो जाके सही से समझ आ जाए। हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने सबसे पहले एक्सप्रेशन दिया, मुझे करवाना क्या है, सही है। ये x इंटू 2 का मतलब ये है कि मैं जो भी मेरे पास नंबर आएगा मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, सही है। ये एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। फिर मैंने लूप स्टार्ट करवाया फॉर, फिर मैं इसको वेरिएबल दूंगा कि अब लूप के ऊपर जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा, यूजुअली जो हम एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे वही वेरिएबल हम यहाँ पे भी देंगे। फॉर x इन रेंज 1 to 11, फॉर x इन रेंज 1 to 11। अब ये क्या करेगा, ये 1 से शुरू होगा, 1 x के अंदर गया, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने दी थी 1 into 2, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। सबसे पहले ये हमारे पास लिस्ट के अंदर से सेव हो जाएगा। फिर आएगा हमारे पास 1 के बाद आता है 2, तो 2x के अंदर जाएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 2 2 4, 4 सेव हो जाएगा। वैसे ही 6, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ये 10 तक जाएगा। मैंने यहाँ पे एंडिंग पॉइंट 11 दिया हुआ है, तो रेंज के अंदर एंडिंग पॉइंट से एक पॉइंट पहले हमेशा रुक जाएगा। अगर मैंने 11 दिया है तो ये 10 पे रुक जाएगा, अगर मैंने 12 दिया था तो 11 पे रुक जाता, तो ये 10 पे रुक जाएगा और 10 तक हमारे पास मल्टीपल सेव हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे फिर से ये करूंगा तो देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अच्छा अब ये तो नॉर्मल था। अब अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है तो ये ऐसे होगा। देखें अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई 20 तक जितने इवन नंबर्स आ रहे हैं वो मेरे पास प्रिंट हो, वो मेरे पास लिस्ट के अंदर आ जाए, तो ये ऐसे होगा 1 2 21, ये 20। इसका मतलब ये है कि भाई ये 21 तक जाएगा, 20 पे रुक जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 तक जाएगा, सही है, 20 पे रुक जाएगा, 21 तक नहीं जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इवन नंबर्स ही प्रिंट करे, तो यहाँ पे इफ x मॉड्यूलस 2 = 0, ये ऐसे होगा। ये यहाँ पे मुझे क्या देगा, ये सारे इवन नंबर्स प्रिंट करके दे देगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 20 तक सारे। अगर मैं इसको, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड, ये तो पाइथन वे है ना लिखने का, ये सिर्फ पाइथन में ही लिख सकते हैं, ये बाकी किसी लैंग्वेज में लिख नहीं सकते। अगर मैं इसको आपको थोड़ा ब्रेक करके दूं, फॉर लूप के अंदर ये कैसे लिखेंगे, फॉर लूप के अंदर ये ऐसे लिखेंगे, फॉर x इन रेंज 1 to 21 if x मॉड्यूलस 2 = 0 h dot append I, sorry x। ये देखिए हमारे पास ये, अगर मैंने नॉर्मल फॉर लूप से लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस ऑफ कोड आ गई है, और मैंने इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड में मैंने ये लिख लिया है। तो ये ज़्यादा बेटर मेथड है लिखने का। अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है आपके करियर के अंदर, प्रोग्रामिंग करियर के अंदर। अगर आप पाइथन में ही आगे बढ़ रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन।
सर अगर हम चाहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 पूरा लिखा हुआ है, तो ये कैसे होगा? अच्छा, ये तो हमारे पास लिस्ट आ गई है ना। अगर आपको ये हमारे पास लिस्ट बन गई है, अब नॉर्मल फॉर लूप चला लो, और नॉर्मल फॉर लूप चला के ऐसे बता देता हूँ आपको करके। क्या हम इनपुट में वैल्यू दे सकते हैं जिसका टेबल हमें प्रिंट करना है? हाँ, इनपुट में वैल्यू दे दो। अगर इसको इनपुट में वैल्यू देनी है तो यहाँ पे ऐसे कर लो, x को जो है x इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर, ऐसे हो गया। नंबर ले लिया मैंने 3। अच्छा, प्रिंट नहीं कर रहा, सॉरी। x ये हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले x के अंदर इनपुट लिया, जो मुझे नंबर का, जिस टेबल का मुझे टेबल चाहिए था। फिर मैंने इसको i इंटू एक्स फॉर i इन रेंज 1 to 11 ऐसे करके मैंने कर दिया। कि मैंने, जैसे एक सवाल था कि नंबर इनपुट लूँ और फिर मैं उसका टेबल प्रिंट कराऊँ, तो ये ऐसे होगा। अच्छा, अब एक और है। अब लास्ट चीज़ कर लेते हैं, फिर हम डिक्शनरीज वाले टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं। अब ये चीज़ ये है कि अब हमें यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप अगर मुझे बनाना हो तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी ट्रांसपोज के नाम से। ट्रांसपोज क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस फॉर्म के अंदर है, अगर मेरे पास एक लिस्ट है इस फॉर्म के अंदर, 2 लिस्ट है, इस फॉर्म के अंदर मेरे पास लिस्ट है, सही है। अब इसका मुझे ट्रांसपोज करवाना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ये होगा कि 1,5 और 2,6 3,7 और 4,8 ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज होगा। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है फॉर लूप के अंदर कैसे लिखूंगा। फॉर लूप, अगर नॉर्मल फॉर लूप से अगर चलाना है तो फॉर लूप के अंदर मैं ये ऐसे ऐसे लिख लूंगा, फॉर आई इन रेंज, नॉर्मल मैट्रिक्स है मेरे पास, मैट्रिक्स इक्वल्स टू 4 और अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर आपने क्लास 10 में या क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स वाले टॉपिक के अंदर, मैट्रिसेस वाले टॉपिक के अंदर कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज के करने के लिए हमें एक नेस्टेड फॉर लूप चाहिए होगा, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो है 1 2 3 4 और दूसरी रो है उसकी 5 6 7 8। अब ट्रांसपोज के अंदर ये होता है कि रोज जो है वो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सही है। तो अब अगर मुझे इसको ट्रांसपोज करवाना है तो नॉर्मल फॉर लूप से ये कैसे होगा। नॉर्मल फॉर लूप से मैं करूंगा इसको ऐसे
पहला लूप मैंने चलाया, जो पहली रो है उसकी लेंथ के ऊपर पहला लूप चलेगा, सही है। उसके ऊपर पहला लूप चलेगा और उसके अंदर मैं रोज यहाँ पे ऐड करवाता जाऊंगा। एक और लूप चलाया मैंने फॉर, अब ये लूप क्या करेगा, यहाँ पे देखें पहला लूप है मेरा, पहला लूप जो चल रहा है वो मैट्रिक्स 0 की लेंथ के ऊपर चल रहा है, मतलब ये वाला जो है ना मेरे पास मैट्रिक्स 1 2 3 4 पहली रो जो है वो उसके ऊपर वो चल रहा है पहला लूप, सही है। और जो दूसरा लूप चल रहा है वो इन दोनों के ऊपर चल रहा है, मतलब पहले वो इसके ऊपर जाएगा फिर वो इसके ऊपर जाएगा, पहली लिस्ट के ऊपर जाएगा, नेस्टेड लिस्ट के अंदर जो पहली लिस्ट है मेरे पास वो पहले इसके ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद वो दूसरी लिस्ट के ऊपर जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे हम इसको करवा देते हैं रो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है। अब मैं इसको थोड़ा प्रोग्रामिंग के जरिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कोड के जरिए मैं इसको एक नॉर्मल मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। वर्ड पे एक पेंट पे एक मैट्रिक्स बना के दिखाओ और फिर उसको ट्रांसपोज बना के दिखाओ और उसके बाद प्रोग्रामिंग में करो। पेंसिल को यूज करके अच्छा मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसपोज होता क्या एग्जैक्टली सबर। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरी रो है हमारे पास 5 6 7 8। ट्रांसपोज बेसिकली होता ये है कि जो रोज है ना, रोज को कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, रोज टू कॉलम्स और कॉलम्स टू रोज। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ये जो है ये हमारे पास एक रो बन जाएगी, दूसरा कॉलम जो है हमारे पास दूसरी रो बन जाएगा, तीसरा कॉलम जो हमारे पास तीसरी रो बन जाएगी और फोर्थ कॉलम जो है हमारे पास वो फोर्थ रो में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, ऐसे हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम जो है पहली रो में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा कॉलम जो है वो दूसरी रो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। सही है, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहा तो मैं पूरा ड्रॉ करके नहीं दिखा पा रहा, ये ऐसे होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको कोड से दिखा देता हूँ कोड में ये कैसे होगा, कोड में मैंने ये कैसे किया हुआ है। कोड में देखें पहला लूप चला, सही है, लेंथ मैट्रिक्स के 0 के ऊपर, इसकी लेंथ के ऊपर पहला लूप चला, फिर मैंने इसके अंदर एक पहले लूप के अंदर जो पहली रोज मेरे पास बन रही है मैं इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवा रहा हूँ। फिर मैंने एक और लूप चलाया जो कि इसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर चलेगा, वो पूरे इसको लेगा, फिर रोज डॉट अपेंड जे आई। अब कर क्या रहा है यहाँ पे, इस रो के अंदर जा रहा है, इस रो के अंदर अपेंड कर रहा है, इस रो के अंदर अपेंड क्या कर रहा है, जे को कर रहा है। जे क्या है, जे सबसे पहले है हमारे पास ये पहली जो लिस्ट है ना यहाँ पे, वो हमारे पास पहली बार लूप चलेगा तो पहली लिस्ट का ये हमारे पास जे। अब जे के अंदर में आई हमारे पास पहला इंडेक्स है, मैट्रिक्स का पहली लिस्ट का पहला इंडेक्स, सही है। तो फॉर जे इन मैट्रिक्स ये पहली रो के अंदर गया, फिर ये पहले इंडेक्स के ऊपर गया, वो इसके अंदर अपेंड कर देगा। फिर
फॉर जे इन मैट्रिक्स, ये फिर से लूप इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी दूसरी रो के ऊपर। तो वो जे के अंदर गया, दूसरी रो के अंदर गया, पहले इंडेक्स के ऊपर ही गया क्योंकि ये लूप तो हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ नहीं है पहला वाला, तो पहले इंडेक्स के ऊपर गया, 5 को वो यहाँ पे ऐड कर देगा। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट का 1 आ गया, सेकंड का 5 आ गया, पहला ये वाला लूप खत्म हो गया, फॉर जे इन मैट्रिक्स वाला लूप हमारे पास एंड हो गया। फिर ये दूसरा लूप चलेगा, दूसरा लूप चलने से पहले ये जो है ये वाली लाइन क्या करेगी, जो रो मेरे पास आई है उस रो को वो इसके अंदर अपेंड करवा देगा ट्रांसपोज के अंदर। फिर हमारे पास फिर से जब लूप चलेगा तो ये जो है फिर से रीइनिशियलाइज हो जाएगा, रो हमारे पास फिर से एम्प्टी हो जाएगी। तो ये फिर से अब दूसरे एलिमेंट पे जाएगा 2, यहाँ से 2 उठाएगा, यहाँ से 6 उठाएगा, इसको इसके अंदर डालेगा, रो वाली लिस्ट के अंदर डालेगा, और जब ये लूप एंड होगा तो ये अपेंड करा देगा फिर से इसके अंदर, इस वाले ट्रांसपोज के अंदर, ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट ऐसे आ जाएगा ट्रांसपोज हो गया। ये हमारे पास है नेस्टेड फॉर लूप, सही है। तो अब नेस्टेड फॉर लूप को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मैं इसको कैसे लिखूं, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखने का तरीका इसका कुछ ऐसे है। अगर मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखना चाह रहा हूं तो हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक लिस्ट ही हो जाएगी। अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला लूप चलेगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स 0, ये वाला लूप चलेगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लूप सही है। फिर मेरे पास दूसरी एक्सप्रेशन है, इस लूप के बेसिस के ऊपर ये वाली एक्सप्रेशन चलेगी, जो कि है ये वाला काम। ये वाला काम जो हो रहा है ये फॉर जे इन मैट्रिक्स रो डॉट अपेंड जे आई, ये वाला काम हो रहा है इसके अंदर, सही है। ये दूसरे लूप का काम मेरे पास इस वाली लिस्ट के अंदर हो रहा है, रो आई फॉर रो इन मैट्रिक्स के अंदर, और ये मेरे पास है पेरेंट लूप जो कि टॉप मोस्ट लूप है, ये वाला है। तो अगर हमें नेस्टेड फॉर लूप अगर करवाना हो तो वो इस तरीके से हो सकता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। अगर देखें, अगर मैं इसको ट्रांसपोज को फिर से प्रिंट करवाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, वही मेरे पास आउटपुट आ रहा है जो पहले आया था। यार ये मैथमेटिक्स का तरीका है, मैथमेटिक्स का रूल है, ये मैथमेटिक्स के अंदर काम आता है। ये मैंने ट्रांसपोज की एग्जांपल इसलिए ली ताकि आपको मैं नेस्टेड फॉर लूप और उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कैसे कन्वर्ट करवाऊं। अच्छा सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा फॉर लूप का आपको फिर से एक और बार थोड़ा सा समझाता था, फॉर लूप होता क्या है। ये देखें, अब यहाँ पे हो क्या रहा है मेरे पास, फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। फॉर लूप का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, सही है, फिर किस चीज़ के ऊपर हमें इंक्रीमेंट करवाना है। जैसे हम पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ऐसे लिखते थे, फॉर आई इक्वल 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ये इंक्रीमेंटेशन का मैं पूरा देना पड़ता था भाई, 0 से स्टार्ट हो और फिर वो 10 तक जा, पहले 0 से स्टार्ट हो, फिर उसकी कंडीशन ये है कि वो 10 तक जाए और फिर आई प्लस प्लस हो। ये हमें यहाँ पे पाइथन के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर आई इन रेंज लिख देंगे तो ये इसको पाइथन को पता है कि भाई मुझे 0 से स्टार्ट करना है और इस रेंज तक जाना है, 10 तक जाना है। 10 का मतलब मुझे 9 तक जाना है। इसका मतलब यही है कि लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि लेस देन 10, मुझे 9 तक जाना है मतलब। तो ये देख सकते हैं आप, मैं अगर इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये 0 से स्टार्ट होगा और ये जा रहा है अपना आपका 9 तक। सबसे पहले 0 के ऊपर गया, उसने 0 को प्रिंट कर दिया, फिर आपका 1 के ऊपर आया, फिर 1 को प्रिंट कर दिया, फिर 2, फिर 3 को प्रिंट किया, फिर 4 को प्रिंट किया, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को। तो फॉर का लिखने का तरीका ये है। अगर मुझे अब यहाँ पे मैं कहूँ कि आपको इवन नंबर्स प्रिंट करवाना है तो ये इस तरीके से हो सकता है, फॉर आई इन रेंज 10 तक के इवन नंबर्स प्रिंट करवाना है। इफ
आई मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि मॉड्यूलस रिमाइंडर है। अगर मैं किसी चीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ और जो उसका रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 के इक्वल है, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल है, अगर मेरे पास कोई 1 या फिर 2 या 3, तो मेरे पास रिमाइंडर नहीं आ रहा कोई ऑड नंबर, डायरेक्ट 0 ही मेरे पास अगर रिमाइंडर आ रहा है तो वो प्रिंट कर दे, जिसकी निशानी ये होती है कि ये इवन नंबर है एक। अगर आपको 2 का इंक्रीमेंट करवाना हो तो ये रेंज के अंदर ही फैसिलिटी है, ये 1 से शुरू हो 10 तक जाए और ये 2 को स्किप करे। अगर 2 का इंक्रीमेंट करवाना हो तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो 10 तक जाए और फिर जितने का हमें स्किप करवानी है, जितने की वैल्यूज हमें स्किप करवानी है वो यहाँ पे लिख देंगे हम, थर्ड कॉमा सेपरेट करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 3 का इंक्रीमेंट हो तो ये 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ 4 का इंक्रीमेंट हो तो यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट भी हो सकता है, ये 4 का इंक्रीमेंट भी हो गया। फॉर लूप समझ आ गया अब? जी, लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है लेंथ का फंक्शन। आप लोग ऑब्वियसली जब बात करते हैं ना पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जिस तरह अभी आप लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को सीखा, आप लोगों ने मैट्रिक्स का ये जो बेसिकली कोड सीखा है, उसके पीछे रीज़न ये है क्लास कि यू पीपल आर एक्चुअली स्टडिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बचपन में मैथमेटिक्स सीखते थे तो मैथमेटिक्स सीखने के टाइम पे देयर वर सो मेनी थिंग्स जिसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा मेजर नहीं था, बट देन ऑल्सो यू पीपल वर स्टडिंग सच थिंग्स। उसके पीछे रीज़न यही था कि आप लोग जो है मतलब एक कॉन्सेप्ट को समझने। अच्छा, प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग इज अ लॉजिक, एंड व्हाट इज एक्चुअली द लॉजिक। ऑब्वियसली हमने बचपन में सबसे पहले जो लॉजिक सीखी थी तो वो मैथमेटिक्स के थ्रू सीखी थी। अच्छा, अभी जो मुफद्दल ने आप लोगों को करवाया कि किस तरीके से आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल मतलब लाइक आप नेस्टेड लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोज का मेथड यानी रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करना, ये कैसे पॉसिबल है, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने देखा। क्लास, हो सकता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए। अच्छा, जब आप लोग कहते हो ना कि कोई चीज़ को रिपीट करो सर, तो व्हाट वी यूजुअली डू इज कि हम करते हैं, हम आपकी सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। रिमेंबर वन थिंग क्लास, हम ये क्लास आप लोगों की खातिर कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को अकोमोडेट करना और बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं देख रहा होता हूँ कि कुछ ऐसे लर्नर्स भी हैं आप लोगों में से जो कि थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स इन अ सेंस कि थोड़ा सा कोई मुश्किल चीज़ आगे, ऑब्वियसली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप लोगों को पाइथन की बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ जो चीज़ करवाई जा रही है उसको आप लोग प्रॉपर तौर पे कंसिस्टेंसी के साथ, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच जीनियस यू आर, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर। जितना कंसिस्टेंटली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आप लोगों के ग्रिप में आ जाएगी और बेहतर तौर पे इंशाल्लाह आप फ्यूचर के डेटा साइंटिस्ट बन के दिखाएंगे। क्लास, क्या है डिक्शनरी, पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद राइट अवे डिक्शनरी को स्टार्ट करते हैं, और मुफद्दल विल ऑल्सो बी एडिंग द वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी इटसेल्फ, जिस तरह से आप लोग लिस्ट की बात करते थे ना, व्हाट इज लिस्ट? इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को आप कैसे लिखते थे? यू पीपल वर राइटिंग इट इन सच अ वे कि आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर किस्म जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना होता था वो एलिमेंट आप लोग राइट अवे लिख देते थे। अच्छा, द डिक्शनरी इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एग्जैक्टली सेम एज ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या होता है डिक्शनरी? डिक्शनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ की एंड अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल क्लास, अगर आप लोगों ने देखा हो कि जिस तरह से एक गाड़ी है, एक कार है, राइट? एक गाड़ी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग। स्टीयरिंग है, हेडलाइट है, सीट्स हैं, टायर्स हैं, हेड रूफ है, गियर है, क्लच है, मतलब
एक मैनुअल गाड़ी की बात करें तो ऑल दीज थिंग्स आर द वेरी कॉमन थिंग्स। अच्छा, गाड़ी का कलर क्या है, राइट, कैन डिफर। अच्छा, ये एक आपने डिक्शनरी बना दी कि ये फला फला चीजें हैं, राइट। अच्छा, इसका कलर क्या है, फॉर एग्जांपल रेड है, कलर इटसेल्फ इज अ की जिसकी वैल्यू है रेड, राइट। गाड़ी में नंबर ऑफ डोर्स क्या है, 4 है, कुछ गाड़ियों में 2 भी होते हैं, तो नंबर ऑफ डोर्स आर द की एंड इट्स वैल्यू इज 4। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल गाड़ी का जो नाम है, नेम ऑफ कार इज द की एंड इट्स वैल्यू इज सिविक, करोला, BMW, मर्सिडीज। और कौन सी गाड़ी है, सिटी, सही है। तो ये सारी मतलब बताने का मकसद, गाड़ियां का नाम बताने का मकसद नहीं है, बताने का मकसद ये है कि एरे द लिस्ट was a single element and in the dictionary there are 2 things. One is the key जिसको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, but here in Python it's the key and the value, right? So this is all about dictionary. अच्छा, इसका काम कैसे होता है, हम इंशाल्लाह आज डिक्शनरी करने के लिए जा रहे हैं। कुछ चीज़ों को हम ऑब्वियसली एक्सप्लोर करेंगे आज के दिन में, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पहली एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे। दैट वुड बी अ क्विज एप्लीकेशन, राइट, बेस्ड ऑन डिक्शनरी, कि डिक्शनरी पे आप क्विज एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम कुछ और एप्स भी आप लोगों को, जैसे टू डू आप पाइथन में कैसे बना सकते हैं, क्या होती है ये सारी चीज़ें, ये सब आप लोगों को बताएंगे। क्लॉक, आप डिजिटल क्लॉक कैसे बना सकते हैं, राइट। हम वंस वी आर डन विद द डिक्शनरी, उसके बाद हम सारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे और आप लोगों को रियल लाइफ एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे कि ये काम किस तरीके से हो रहा है, राइट। जी बिल्कुल, बेस्ट कार इज FX, वैसे तो उसके नीचे टेस्ला लिखा हुआ है। तो दिस इज इट, दिस वाज ऑल अबाउट डिक्शनरी। में चाहूंगा मुफद्दल भी इस डिक्शनरी के टॉपिक में कुछ वैल्यू ऐड करें, एंड लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। डिक्शनरी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डिक्शनरी क्या होती है। मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक एग्जांपल जैसे सर ने गाड़ी की एग्जांपल दी, मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी की अगर बेस्ट एग्जांपल हम लेना चाहें, एक तो गाड़ी से हो सकती है कि भाई गाड़ी का अगर कलर है रेड है, कलर क्या है गाड़ी का, कलर एक की हो गई और उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो रेड हो गई। वैसे गाड़ी की टाइप क्या है, वो टाइप की हो गई, और कौन सी गाड़ी है, सेडन टाइप है या फिर अपना नॉर्मल क्या कहते हैं वैन टाइप है, तो वो उसकी गाड़ी वो वैल्यू हो गई। दूसरी अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो वो दूसरी एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है कि फ़ोन बुक डायरेक्टरी, फ़ोन बुक डायरेक्टरी में जो नेम होगा, पर्सन का जो नेम होगा वो आपकी की हो जाएगी, और जो नंबर है वो आपका वैल्यू हो गई। तो ये एक डिक्शनरी की एग्जांपल हो सकती है। नॉर्मल डिक्शनरी की एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई कोई वर्ड है जिसका मीनिंग उसकी वैल्यू हो गई और वर्ड जो है वो उसकी की हो गई। चलिए अब हम इसको पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि भाई कैसे होता है ये। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेसेस के दरमियान ऐसे करके अली, फिर कोलन, फिर उसके बाद वो नंबर, कॉमा सेपरेट, फिर सेकंड वैल्यू। और वैसे ही हम एडिशंस करवा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। ये डिक्शनरी का लिखने का तरीका है। अगर मैं इसकी टाइप ऐसे लिखूँ तो मेरे पास टाइप आ जाएगी डिक्शनरी। मैंने आपको एग्जांपल दी लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर डिफरेंस, कि क्यों डिक्शनरी कौन से केसेस में ज़्यादा प्रेफर की जाती है और किस केसेस में लिस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर हमें सिर्फ वैसे ही नॉर्मल वैल्यूज स्टोर करवानी है और हमें ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई एक यूनिक वैल्यू से हमें इस वैल्यू को इंडिकेट करवाना, हमें वैसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो हम लिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और हमें चाहिए कि भाई ये जो वैल्यू है, ये जो मैं चीज़ स्टोर करवा रहा हूँ, इसको मुझे एक यूनिक चीज़ से, मुझे ऐसे ही नॉर्मल इंडेक्स से नहीं, कोई यूनिक चीज़ से इसको आइडेंटिटी देनी है, तो हम उस केस में हम डिक्शनरी को इस्तेमाल करेंगे। अब डिक्शनरी के दो तरीके हैं, अब एक ऐसे तरीके से हम बना सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और दूसरा तरीका डिक्शनरी बनाने का है कि मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लूँ। कंस्ट्रक्टर मतलब कि एक डिक्ट ऐसे इस्तेमाल कर लूँ। ये डिक्ट एक कंस्ट्रक्टर है, सही है, जिसके अंदर मैं इसको अगर मैंने इसको टपल्स के पैर दिए, एक लिस्ट दी और लिस्ट के अंदर मैंने टपल्स दे दिए ऐसे करके,
तो एज यू कैन सी मेरे पास ये आ गई आपकी एक डिक्शनरी, जिसके अंदर पहला टपल जो है वो पहला की वैल्यू पेयर बन गया, दूसरा टपल जो है वो मेरे पास दूसरा की वैल्यू पेयर बन गया, और तीसरा टपल जो है वो मेरे पास तीसरा की वैल्यू पेयर बन गया। सही है। ये एक मेरे पास ये तरीका है एक डिक्शनरी बनाने का। लिस्ट, एक मैंने लिस्ट ऑफ टपल्स दे दिए, तो उससे मैंने डिक्ट के पैरामीटर में इसको डाल दिया, तो मेरे पास एक डिक्शनरी बन के आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं रीडिंग की तरफ जाता हूँ। ये हम क्रिएशन हो गई, हम सारी चीज़ें करेंगे, क्रिएट भी करेंगे, रीड भी करेंगे, अपडेट भी करवाएंगे और डिलीट भी करवाएंगे। अब चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे रीड के पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ। डिक्शनरी के अंदर a इक्वल्स टू, डिक्शनरी के अंदर हम लोग लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और डिक्शनरी के अंदर हम लोग डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है a और उसको मैं देना चाह रहा हूँ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स थोड़े, तो ऐसे करके मैं ऐड कर सकता हूँ एप्पल बनानास और मेरे पास बी है, बी को मैं देना चाह रहा हूँ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। सही है। तो हम लिस्ट के डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट से भी हम वैल्यू बना सकते हैं, की के अंदर नहीं बना सकते। की हमेशा सिर्फ एक ही होगी, यूनिक होगी। हम वैल्यूज के अंदर लिस्ट ऐड करवा सकते हैं ऐसे। अगर मैं अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक की के साथ उसकी वैल्यू लिस्ट है। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। अब रीड कैसे करवाएंगे? अगर मुझे इस वाली ये जो डिक्शनरी है मेरे पास, अच्छा नॉर्मल चीज़ डाल देता हूँ, एक सी डाल देता हूँ जिसके अंदर नॉर्मल वैल्यूज हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो डी जो है, मेरे पास डी जो है, डी के साथ जो वैल्यू असाइंड है वो मुझे रीड करवानी। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डी के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, वो मेरे पास लिखा हुआ आ जाए। तो वो इस तरीके से होगा, ए और डी, ए, फिर मेरे पास आएंगे आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर मैं उसके अंदर की लिख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी उसकी वैल्यू, उसके अंदर जो वैल्यू मैंने डाली हुई है डी के अंदर पाई। अब वैसे ही ए के अंदर क्या क्या वैल्यूज मैंने डाली हुई है अगर मुझे देखनी है तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे। अब मुझे देखना है कि भाई ए के अंदर लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर मुझे इंडेक्स 0 पे क्या चीज़ है, इंडेक्स 0 पे मेरे पास क्या चीज़ है वो मैं इस तरीके से करूँगा। लिस्ट, ये मेरे पास की डाली मैंने, की के बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर जो इंडेक्स में मुझे वैल्यू चाहिए वो मैं इंडेक्स मेंशन करूँगा, मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा एप्पल। अच्छा आप देखें, अब यहाँ पे ना इस तरीके से कॉल करने के अंदर एक मसला है। अब जैसे मैंने एक यहाँ पे अगर आप कंसिडर करें, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। अब एप्लीकेशन के अंदर मैंने यहाँ पे किसी ने सर्च के अंदर एक ऐसी चीज़ डाल दी जो कि डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, और उसने डाल दी, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे एफ डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, तो ये मेरे पास एरर थ्रो कर देगा और ये पूरा प्रोग्राम मेरा बंद कर देगा, प्रोग्राम ही मेरा बंद कर देगा। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका गो अराउंड क्या होना चाहिए पाइथन के अंदर कि भाई मैं कुछ सर्च करूँ तो एरर थ्रो ना करे, वो मुझे ऐसे कुछ बता दे कि या की नॉट फाउंड ऐसा कुछ शो कर दे, या फिर ऐसा कुछ शो कर दे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम बंद ना हो जाए, लेकिन प्रोग्राम चलता रहे लेकिन मेरे पास मुझे ये पता चल जाए भाई ये की एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका पाइथन के अंदर इसका एक बेटर अप्रोच ये है, हमें अगर कोई चीज़ फाइंड करवानी हो, कोई चीज़ निकालनी हो डिक्शनरी के अंदर से, तो मैं अगर गेट का मेथड इस्तेमाल करूंगा तो गेट के मेथड से क्या होगा कि मैंने a.get a किया तो मेरे पास वही चीज़ आ गई जो लिस्ट है,
और फिर से उसके बाद फिर से मैंने गेट किया और मुझे गेट जीरो इंडेक्स से फिर से मैंने गेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिर से गेट किया और अच्छा फिर से गेट नहीं, और मैंने यहाँ पे अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे पास, तो वो यहाँ पे मुझे नन शो कर देगा। सब मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट ये नन शो हो गया, इससे मेरे पास प्रोग्राम बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे ये क्या होगा कि मुझे ये पता चल गया कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, इसको मैं प्रिंट भी नहीं करवाता, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि अगर की फाउंड ना हो, अगर मैंने ये सर्च किया और मेरे पास की फाउंड नहीं हो रही, तो ये मुझे नॉट फाउंड शो कर देगा। तो ये ऐसे होगा। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये डिक्शनरी है, सही है, इसको नॉर्मल डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दो सबर। अब मेरे पास ये डिक्शनरी है, मैं चाह रहा हूँ कि इस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी सारी कीज हैं वो मेरे पास प्रिंट हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई कीज कौन कौन सी है मेरे पास। मुझे याद नहीं मैंने कौन सी की पे कौन सी वैल्यू स्टोर की थी, तो मुझे कीज एक बार रिमाइंड करवानी है, मुझे कीज ट्रेवर्स करवानी है। तो वो कैसे होगा, हम फॉर लूप के जरिए वो करेंगे। फॉर चला है फॉर आई इन, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिक्शनरी का नेम है, डिक्शनरी का नेम है ए, और मुझे किसके ऊपर ट्रेवर्स करवाने, कीज चाहिए मुझे। फॉर ए इन कीज प्रिंट आई, मेरे पास आ जाएगी सारी कीज। तो ये तरीका है कीज के ऊपर ट्रेवर्स करवाने का। अब दूसरा तरीका है फॉर आई इन ए डॉट वैल्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगी भाई मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी है, प्रिंट आई। सबर 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 मेरे पास वैल्यूज जो है एप्पल है, अनियन है, कार है, बाइक है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एप्पल है, अनियन है, कार है और बाइक है। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास ऐसे शो हो गई। तो ये ट्रेवर्सिंग का तरीका है। अब एक तरीका एक और है, मैं की और वैल्यू को दोनों को मैं ट्रेवर्स करवाना चाह रहा हूँ। मुझे दोनों चीज़ें चाहिए एक साथ, सिर्फ की नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे दोनों की वैल्यू दोनों चाहिए। तो वो इस तरीके से होगा, फॉर की कॉमा वैल्यू, मैं यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई कॉमा जे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे की कॉमा वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर की कॉमा वैल्यू इन ए डॉट आइटम्स प्रिंट की कॉमा वैल्यू। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। ये तरीका है ट्रेवर्सिंग का डिक्शनरीज के अंदर। इस तरीके से हम ट्रेवर्स करवा सकते हैं चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है, अब मेरे पास है यहाँ पे दो लिस्ट, लिस्ट 1 जिसके अंदर है मेरे पास नंबर्स, और है मेरे पास लिस्ट 2 जिसके अंदर है मेरे पास लेटर्स। जिसके अंदर है लेटर्स। सही है, मेरे पास दो लिस्ट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूँ, और लिस्ट 1 जो है वो मेरे पास कीज हो, और लिस्ट 2 जो है वो मेरे पास वैल्यूज हो। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे हम दो लिस्ट्स को डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 तरीके, 3 तरीकों से ये हो सकती है, बल्कि नहीं 3 नहीं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन है, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो हम किसी और दिन पढ़ेंगे।
मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तरीका बहुत ही इंतहाई आसान है और एक हम फॉर लूप से करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक फॉर लूप से सिखा देता हूँ, फॉर लूप से दिखा देता हूँ। फॉर की इन लिस्ट 1 फॉर वैल्यू इन लिस्ट 2 रिजल्ट के अंदर की चली जाए और उसके साथ उसकी वैल्यू चली जाए। फिर जो हो मेरे पास की और वैल्यू सेव हो गई, सही है। मुझे बार बार रिपीटेशन नहीं करवानी, बार बार मुझे वैल्यू रिपीट नहीं करवानी, तो मैं लिस्ट 2 से वैल्यू को रिमूव करवा दूंगा। लिस्ट 2 से वैल्यू को रिमूव करवा दूंगा और लूप को मैं कर दूंगा ब्रेक। फिर से ताकि की के ऊपर एक और बार लूप चले, सिर्फ एक ही बार, ये दोनों लूप सिर्फ एक ही बार चलेंगे। की के ऊपर गया, 1 के ऊपर गया, फिर वैल्यू इन लिस्ट 2 इसके ऊपर गया, ये दोनों डिक्शनरी के अंदर जाके सेव हुए, ब्रेक हो जाए लूप। फिर 2 के ऊपर गया, 2 और B सेव होगा, फिर लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर 3 और C सेव होगा, फिर लूप ब्रेक हो जाएगा। अब मैं RES को प्रिंट करूंगा तो देख लें, सॉरी लिस्ट 2 ये देखें, चले सही है। अब एक और मेथड ये होगा, अगर मैं चाह रहा हूँ, इसको कर देते हैं हम कमेंट। अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये जो है RES के अंदर डायरेक्टली मैं एक ही लाइन के अंदर इन दोनों लिस्ट को मैं सेव करवा दूँ, डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट करवा दूँ, तो मैं सबसे पहले करूँगा इसको अगर मुझे सेव करवाना है तो ये ऐसे होगा, अपना डिक्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसके अंदर मैं जिप करवा दूंगा। अच्छा सब ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते, जिप लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, सही है। अब ये क्या करेगा, ये एक जिप का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास फर्ज करें लिस्ट 2 के अंदर वैल्यूज ज़्यादा है, सही है, और लिस्ट 1 के अंदर वैल्यूज कम है, तो ये क्या करता है, जिस लिस्ट के अंदर वैल्यूज कम है ना, उस लिस्ट को लेके चलेगा। ये यहाँ पे इसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई पहली वैल्यू कौन सी है और दूसरी वैल्यू कौन सी है। जिस लिस्ट के अंदर वैल्यूज कम होगी उसको लेके चलेगा, और इतनी जितनी वैल्यूज होगी उस लेंथ उतनी कीज ये बना देगा और डिक्शनरी के अंदर सेव करवा देगा। बस हाँ, फर्स्ट और सेकंड के अंदर फर्क ये पड़ता है कि फर्स्ट के अंदर जो होगा वो की होगी, जिप सब मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट के अंदर जो होगा वो की होगी और सेकंड के अंदर जो होगा वो वैल्यू होगी। वो उस और जो कम होगा वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा और उतनी वैल्यूज़ के ऊपर उतनी कीज बनाएगा वो, सही है। जिप क्या है, जिप एक कंस्ट्रक्टर है जिप का, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिप के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डिक्शनरी चाहिए ना, तो मैं इसको करवा दूंगा डिक्ट के अंदर कन्वर्ट। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिक्ट भी एक तरीका है डिक्शनरी को बनाने का। मैंने इसको बना लिया और वही चीज़ हमारे पास आ गई जैसे फॉर लूप के अंदर आई थी। जिप एक कंस्ट्रक्टर है जो कि दो वैल्यूज़ को कंबाइन कर देता है। अब लिस्ट के अंदर जाएगा, लिस्ट के अंदर पहली दो वैल्यूज़ को वो कंबाइन कर देगा, दूसरी दो वैल्यूज़ को कंबाइन कर देगा, तीसरी दो वैल्यूज़ को कंबाइन कर देगा, वो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कंबाइन कर देगा। जिप ये काम करता है। और फिर जिप को मैंने डिक्शनरी में कन्वर्ट करवा दिया जो कि की वैल्यू पैर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जी जिप एक कंस्ट्रक्टर है, जिप एक डिफाइंड फंक्शन है इसका, जो कि दो डिफरेंट लिस्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को वो एक की वैल्यू पैर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये मेरे पास दो लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, सही है। इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मतलब पहली दोनों लिस्ट की पहली वैल्यूज, दोनों लिस्ट की दूसरी वैल्यूज, दोनों लिस्ट की तीसरी वैल्यूज, दोनों लिस्ट की चौथी वैल्यूज, और वैसे ही दोनों लिस्ट की पांचवी, छठी, सातवीं जितनी भी वैल्यूज होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक की वैल्यू पैर के अंदर, जिसमें आपको पता है डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पैर के अंदर वो सेव करवा देगा। लेकिन जिप एक डिक्शनरी में क्रिएट नहीं करेगा, जिप एक जिप के ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डिक्शनरी चाहिए तो मुझे इसको एक डिक्शनरी के फंक्शन के अंदर मुझे रैप करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास जैसे डिक्शनरी एक आ गई बनके, तो ये करता है ये जिप। हाँ मैंने आपको बताया ना कि अगर एक लिस्ट के अंदर कम वैल्यूज है और एक लिस्ट के अंदर ज्यादा वैल्यूज है तो वो कम वैल्यूज को प्रायोरिटी देगा।
लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ, वो एच को रीड ही नहीं करेगा। वो देखिए वो एच को रीड ही नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर 8 ऐड कर देता हूँ तो वो 8 को रीड ही नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 8 को ऐड कर दिया। जिसके अंदर कम वैल्यूज होगी ना वो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा और उतनी की वैल्यू पेयर्स बनाएगा जिसकी सबसे कम वैल्यूज होगी जिस लिस्ट के अंदर। ओके सही है ना, हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आपका एक टास्क है जो कि मुझे नेक्स्ट क्लास में आप दिखाइएगा कमेंट्स के अंदर पेस्ट करके। टास्क ये है आपका कि एक मुझे फ़ोन बुक डायरेक्टरी बना के दें जिसके अंदर आप मुझसे सबसे पहले इनपुट लेंगे कितनी फ़ोन नंबर्स मुझे चाहिए। टास्क मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस देख लें। इसको कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या लेना है, आपको नंबर सवाल ये आपका कि सबसे पहले आप इनपुट लेंगे यूज़र से कि आपको कितने फ़ोन नंबर्स ऐड करवाने, सही है, कितने फ़ोन नंबर्स ऐड करवाने। सबसे पहले ये इनपुट लेंगे, नंबर ऑफ फ़ोन नंबर्स टू बी एडेड, सही है। फिर आप उसके बाद यूज़र से लेंगे क्या नंबर ऐड करवाना है, कौन से नेम के ऊपर कौन सा नंबर सेव करवाना है, नेम एंड नंबर्स, और फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देंगे। एक फ़ोन बुक डायरेक्टरी बनानी है सिंपल सी, जिसके अंदर आप सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे कितने फ़ोन नंबर्स होने चाहिए, वो यूज़र इनपुट दे देगा। तो फिर आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, वो नेम और नंबर भी आप यूज़र से ही लेंगे कि की क्या होगी और वैल्यू क्या होगी वो भी आप यूज़र से ही लेंगे। और एक एंड के अंदर आपके पास फ़ोन बुक डायरेक्टरी, जैसे यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी शो हो रही है ना, वैसे आपके पास एक फ़ोन बुक डायरेक्टरी ऐसे शो हो जाए जिसके अंदर नेम आपकी की हो और वैल्यू जो हो आपका नंबर हो। जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी ना, शायद चली गई है जी, चली गई, हाँ ये रही। नेम आपकी की हो और वैल्यू उसका नंबर हो, ये आप क्रिएट करेंगे यूज़र इनपुट के बेस के ऊपर। यूज़र से ही नंबर ऑफ फ़ोन नंबर्स लेंगे और उसके बेसिस के ऊपर आप की वैल्यू पैड्स बनाएंगे, सही है। मैं वो लूप ढूंढ रहा हूँ, वो लूप किधर है। ये रहा। आपको चाहिए कि अब लिस्ट बन गई है आपके पास फॉर आई इन एच, फॉर आई इन एच, तो आपको चाहिए प्रिंट
ये देखा आयशा, आपका सवाल का जवाब हो गया कि मैंने सबसे पहले जैसे आपको बताया था, मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्रिएट की 2 के मल्टीपल्स वाली, सही है। फिर मैंने एक लूप चलाया उसके अंदर उसकी लेंथ के ऊपर, मैंने लूप चलाया और मैं प्रिंट करवाता जा रहा हूँ। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 का टेबल मुझे प्रिंट करवाना है तो 2 चलाया। अब मैं इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं करवा सकता, तो मैंने इंटीजर को str में कन्वर्ट किया, ऐड करवाया मल्टीप्लाई वाले जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई के अंदर x लिखते हैं ना, तो x से मल्टीप्लाई करवाया प्लस फिर से मैंने किया और i+1 किया। i हमेशा मतलब i रेंज से शुरू हो रहा है तो उस लेंथ से शुरू हो रहा है, तो लेंथ हमेशा 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। मैंने यहाँ पे i+1 किया क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो 1 से शुरू होनी चाहिए ना, हमें 1 से चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए i+1 किया। उसको भी मैंने str में कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं कॉन्कैटिनेट करवा सकूँ। और फिर आखिरी के अंदर मैंने hi, यहाँ पे जो पहला है वो रिजल्ट में आएगा ना वो मेरे पास, तो उसको भी मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवा के कॉन्कैटिनेट करवा दिया और फिर प्रिंट करवाया मैंने। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, मैं नेस्टेड की तरफ जाऊँ उससे पहले एक और चीज़ मैं पढ़ा देता हूँ। अगर आपको कोई वैल्यू बाहर से ऐड करवानी है, एक डिक्शनरी मैंने बना ली, अब यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी बन गई है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास फिर से वैल्यूज़ मुझे ऐड करवानी है। अब वैल्यूज़ इसके अंदर मैं एक वैल्यू ऐड करवाना भूल गया, अब मुझे बाद में फिर याद आया कि भाई वैल्यू ऐड करवानी है मुझे। कुछ बच्चों ने ये चीज़ करके भी आए, ये असाइनमेंट का पार्ट था। मैंने d ऐड करवाना है, d की वैल्यू मुझे देनी है 4, तो यहाँ पे 4 मेरे पास ऐसे ऐड हो जाएगा, d की बन जाएगी, सॉरी की नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की आएगी और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इक्वल्स टू के बाद उसकी वैल्यू आएगी। तो ये ऐसे बन जाएगा, की आ गई यहाँ पे और वैल्यू आ गई यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे अपडेट करवानी है कोई वैल्यू, मुझे 3 के साथ मुझे सी को नहीं डालना, मुझे 3 के साथ ई को डालना है। मैं यहाँ पे 3 की लिखूंगा और मैं ई लिख दूंगा तो ये अपडेट हो जाएगी ऐसे वैल्यू। हाँ, a.get भी यूज़ होता है, ऑब्वियसली a.get भी यूज़ होता है जब आपको एरर हैंडलिंग करनी होती है। जब आप चाह रहे हो यहाँ पे मेरे पास 5 की है ही नहीं, सही है, मेरे पास यहाँ पे 5 की है ही नहीं और मैंने प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पे मुझे ये की एरर थ्रो कर देगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एरर थ्रो ना हो, मुझे सिर्फ वो बता दे कि भाई ऐसी कोई की है या नहीं, अगर नहीं हो तो वो प्रोग्राम को बंद ना कर दे, वो सिर्फ बता दे कि भाई की नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वैसे होगा। नन मेरे पास शो हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई मैसेज भी शो हो जाए इसके साथ, कोई मैसेज भी वो बता दे कि भाई कोई की नहीं है, तो इसके साथ 5 के साथ की के साथ कॉमा लगा दो। अगर की हमें मिलती नहीं है या फिर हमें कोई क्या कहते हैं कोई की एग्जिस्ट नहीं करती अगर डिक्शनरी के अंदर, तो वो ये मैसेज थ्रो कर देगा। कॉमा के बाद जो मैसेज मैं लिख रहा हूँ वो ये मैसेज थ्रो कर देगा कि यहाँ पे है ही नहीं, तो की नॉट फाउंड आ गया। अगर की एग्जिस्ट करती है तो वो आ जाएगा बी, उसकी की दे देगा, वो मैसेज रन ही नहीं करेगा। हमारे पास है नेस्टेड वाला टॉपिक ना, अब मेरे पास ये डिक्शनरी, मैं ये डिक्शनरी कॉपी कर लेता हूँ। अभी मेरे पास डिक्शनरी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक साथ अल्फ़ाबेट्स 4 के अंदर स्टोर हो जाए लिस्ट के फॉर्म में। ये अब ऐसे आप लिस्ट यहाँ पे बना ले, वैल्यू की जगह वैल्यू नॉर्मल वैल्यू देने के बजाय हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम दे देंगे तो वो एक लिस्ट बन जाएगी, सही है। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट करवाई, ए के अंदर जाके 4 को सिर्फ मैंने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट प्रिंट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लिस्ट के अंदर से मुझे कोई एक वैल्यू चाहिए, तो अगर किसी को याद हो तो लिस्ट के अंदर से अगर कोई वैल्यू निकालनी हो तो हमें उसका इंडेक्स देना होता है, हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी होती है। जो वैल्यू हमें चाहिए उसकी इंडेक्स पोजीशन हमें देनी होगी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फोर्थ की के ऊपर जाएगा, फोर्थ की के ऊपर जाके उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दें। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पहली वैल्यू आ जाए, उसकी मैंने इंडेक्स वैल्यू दे दी तो वो डी प्रिंट कर देगा। मैंने 1 वैल्यू दे दी तो वो मुझे ई प्रिंट कर देगा। अगर मैंने उसकी 2 दे दी या 3 दे दी मैंने, तो मुझे एफ या जी प्रिंट कर देगा जो मैं वैल्यू दूंगा। अच्छा, यहाँ पे इस स्टेप में मैंने क्या किया, मुझे इसके अंदर मैंने एक की के साथ वैल्यू के अंदर मैंने एक लिस्ट को सेव करवाई है, सही है। लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट की फॉर्म में मैंने वैल्यू सेव करवाई है यहाँ पे।
अब मैं चाह रहा हूँ मुझे लिस्ट के अंदर से कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करवानी, पूरी लिस्ट प्रिंट करवानी हो तो मैं अपना उसकी की यहाँ पे डाल दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उसकी एक वैल्यू चाहिए, जैसे हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था, आपने अगर आप सबने रिवाइज किया हो तो लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि लिस्ट के अंदर से अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें उसकी इंडेक्स की लोकेशन देनी होगी। अब यहाँ पे हम उसके इंडेक्स की लोकेशन देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक और बार एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दिया, उसकी इंडेक्स की लोकेशन दे दी, तो वो उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू सेव होगी इस की के ऊपर जाएगा, 4 वाली की के ऊपर गया, उसके ऊपर जो इंडेक्स की जो लोकेशन है 0th लोकेशन के ऊपर कौन सी चीज़ वैल्यू सेव है, वो डी सेव है, तो उसने डी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्लियर? मैं यहाँ पे एच सेव करवाऊंगा, इस डिक्शनरी के अंदर मैं एच सेव करवाना चाह रहा हूँ मैं यूजर इनपुट से, इनपुट इक्वल्स टू एंटर एच। सही है, यहाँ पे मेरे पास इनपुट एच आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जी के बाद लिस्ट के अंदर जाके एच सेव हो जाए। सही है, तो वो कैसे सेव होगा, वो इस तरीके से सेव होगा, एक ही 4th लोकेशन के ऊपर जाए। अब 4th लोकेशन के ऊपर जाके वो अपना कौन से इंडेक्स के ऊपर, अब मेरे पास है 0 1 2 3, 4th इंडेक्स के ऊपर वो इनपुट को सेव कर दे। सही है, अब यहाँ पे एक को प्रिंट करके देखते हैं, एच 4 डॉट अपेंड, ऐसे ऐसे करेंगे। हो गया आपका। हम बिल्कुल इसको डिक्शनरी के अंदर लिस्ट या नॉर्मल लिस्ट को हम बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करेंगे जैसे हम नॉर्मल लिस्ट को कंसिडर करते हैं, डिक्शनरी के अंदर वाली लिस्ट को भी हम बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करेंगे। अब मैं यहाँ पे गया 4th लोकेशन के ऊपर, मेरे पास लिस्ट सेव है ना, मैं 4th लोकेशन के ऊपर गया, मैंने वहाँ पे अपेंड करवा दी, सिर्फ जो मेरे पास यूजर इनपुट से जो वैल्यू आई वो मैंने लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, एच जो एंटर हो गई। सही है, अब यहाँ पे मुझे ऐड करवानी है, अब 5th की जो है यहाँ पे मैं 5th की जो ऐड कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे डिक्शनरीज को ऐड करवाऊंगा एक, जिसके अंदर अब क्या करवाते हैं, ऐसे करवा देते हैं। ऐसे हम डिक्शनरीज को ऐड करवाते हैं। मैं इसके अंदर ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो भी आपको दिखा दूंगी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी वैल्यूज़ को रीड करवाना है, जैसे हमने लिस्ट में वैल्यूज़ रीड करवाई है वैसे ही हम डिक्शनरीज के अंदर भी वैल्यूज़ को रीड करवा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ए के अंदर गए, ए के अंदर 5th की के ऊपर जाए, 5th की के ऊपर जाए और की मुझे 7 की आंसर चाहिए, 7 के अंदर क्या मौजूद है, 5th की के ऊपर जाएगा, फिर 7th वाली की के ऊपर जाएगा, 5th के अंदर जो की है उसके ऊपर जाएगा और मेरे पास आई प्रिंट कर देगा। हम एक्सेस ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू ऐड करवानी है, 8 की जगह मुझे ऐड करवाना है यहाँ पे 9 ऐड करवाना है, 9 ऐड करवाना है मैंने, और मैंने इसको ऐसे ऐड करवा दिया। मैं फिर से ये प्रिंट करता हूँ, आपके सामने देख लें, ये देखें यहाँ पे मेरे पास के शो हो गया, 9 ऐड हो गया। ऐसे ही हम अपेंड करवा सकते हैं डिक्शनरीज के अंदर के डिक्शनरीज को, जैसे लिस्ट को अपेंड करवाने के लिए हमने डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ किया, हम डिक्शनरीज के अंदर ऐसे ऐड करवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं। अब डिलीशन की तरफ जाते हैं, फिर से 1D डिक्शनरी ले लेते हैं कंसिडरेशन में, ये वाली। सही है, अब मुझे इसमें से, अब हमारे पास है ना 2-3 तरीके के फंक्शंस हैं वैल्यूज को डिलीट करवाने के लिए। एक हमारे पास है पॉप, एक हमारे पास है क्लियर, एक हमारे पास है डिलीट। इन सब के अंदर डिफरेंस है और बहुत मेजर किस्म का डिफरेंस है।
अब पॉप क्या करता है, पॉप उस की के ऊपर जाता है, उस की को रिटर्न करता है डिक्शनरी में से हटा के, सही है। वो डिक्शनरी में से हटाएगा। इस अगर मुझे चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास टू वैल्यू प्रिंट हो किसी चीज़ के ऊपर और वो रिटर्न भी हो जाए, जैसे कि हम इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास जो व्हाट्सएप के अंदर या फिर इंस्टाग्राम के अंदर एक नया फीचर है, सिर्फ इमेज एक ही बार व्यू होगी और फिर वो हट जाएगी, सिर्फ एक ही बार दिखाएंगे और वो हट जाएगी। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, उसके अंदर पॉप ही लगा हुआ है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो वो आइटम मेरे डेटाबेस में से पॉप हो जाए, वो रिटर्न करेगा, सही है। पॉप एक बार सिर्फ रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा और वो डिक्शनरी में से रिमूव कर देगा, लाइक दिस। ये डॉट पॉप करवाया मैंने, पॉप मैंने क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं 2 को पॉप करवाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट अगर करूँगा इस वैल्यू को, मैं पॉप करके दे देगा वैल्यू 2 के साथ जो वैल्यू है वो निकाल देगा। अब मैं इसके बाद मैंने ये को प्रिंट करा तो आप वैल्यू नहीं देख पाएंगे, 2 नहीं है, 2 तो पॉप हो गया। तो पॉप का फंक्शन ये करता है, सही है। पॉप का फंक्शन आपको रिटर्न करेगा और डिक्शनरी में से रिमूव करेगा। अब आप चाह रहे हो, आपने एक इन्वेंट्री सिस्टम बनाया है, सही है। अब इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आपने की वैल्यू पेयर्स से चीज़ें स्टोर करवाई है। जैसे हार्डवेयर एक स्टोर है, उसके अंदर इन्वेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर हर एक बार कोड के साथ एक आइटम अटैच्ड है, हर एक आइटम के साथ एक यूनिक बार कोड अटैच्ड है। अब कोई आइटम सेल आउट हो गई, या तो सारी आइटम सेल आउट हो गई। अब मैंने सारी आइटम को सेल आउट कर दी, मैं इन्वेंट्री तो डिलीट पूरी नहीं हो रही ना, इन्वेंट्री पूरी गायब नहीं हो रही, लेकिन आइटम सेल आउट हो गई है, मेरे पास स्टॉक पूरा एम्प्टी हो गया। मुझे अगर ऐसी कोई चीज़ बनानी है कि क्लियर ऑल वाला फंक्शन जो होता है, मैंने पूरा डेटाबेस ही मुझे इरेज नहीं करना पूरा एग्जिस्टेंस से, लेकिन मुझे उसकी सारी आइटम्स डिलीट करवा देनी है। तो ये ऐसे होगा कि ए डॉट क्लियर वाला फंक्शन तब इस्तेमाल होगा कि जब हमें सारी आइटम्स जब डिलीट करवा देनी हो तब ए वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। फिर से ए दगा, अब यहाँ पे देख लें डिक्शनरी आ गई। अब मैं यहाँ पे करूँगा, अब डिलीट का एक फंक्शन है, अब मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा तो डिलीट बिल्कुल एग्जिस्टेंस से ही हटा देगा। वो ऐसा कहेगा कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये चीज़ कभी स्टोर ही नहीं थी। और यहाँ पे देखें, अब मैं ए को प्रिंट करवा रहा हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एरर थ्रो कर देगा, भाई नेम एरर, ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि मैंने ए को यहाँ पे डिलीट करवा दिया। अगर अंदर की वैल्यूज़ मुझे डिलीट करवानी है, एज इटसेल्फ पूरी डिक्शनरी को डिलीट नहीं करवाना, तो मैं क्लियर का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ डिलीट करवानी है, कोई स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर मुझे डिलीट करवाना है, तो मैं पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। और मुझे पूरी एग्जिस्टेंस से ही मुझे पूरी डिक्शनरी को डिलीट करवा देना है, तो मैं डिलीट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। कोई सवाल? अच्छा, आपका सवाल है, इफ़ वी वांट टू पॉप एन आइटम बट वी वांट टू रिटेन इट इन लिस्ट, देन हाउ कैन वी डू इट? अच्छा, ये आपकी डिक्शनरी है, सही है। यहाँ पे मैंने एक ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। सही है। अब यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ऐड कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि डिक्शनरी में से पॉप हो और वो लिस्ट के अंदर जाके अपेंड हो जाए उसकी वैल्यू, तो ये ऐसे होगा। तो ये ऐसे हो सकता है, मैंने लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दी, उसकी वैल्यू पॉप करके। अब ये चीज़ हम डिलीट के फंक्शन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मुझे सिर्फ कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी अगर डिलीट करवानी हो ना तो वो डिलीट हो जाएगी, मैं इसको रिटर्न नहीं करवा सकता ऐसा। पॉप लास्ट वैल्यू को डिलीट नहीं करता, पॉप वो की को डिलीट करता है जो की हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे डिक्शनरीज का एक और भी फंक्शन है, पॉप आइटम वाला। वो क्या करता है, यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है हमारे पास, देख सकते हैं, ए डॉट पॉप आइटम। आइटम वाला फंक्शन है जिसके अंदर सिर्फ इसको एक ये रैंडम डेफिनेशन के अंदर ये है, पाइथन की डेफिनेशन के अंदर ये है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं, रैंडम एक आर्बिट्रेरी वैल्यू या फिर रैंडम वैल्यू को ये डिलीट कर देगा, ये पॉप कर देगा रैंडम वैल्यू को। लेकिन मेरी एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी कि रैंडम वैल्यू को डिलीट करता है। ये लास्ट वैल्यू को उठा के दे देता है आपको, लास्ट वैल्यू के अंदर, लास्ट की के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उस वैल्यू को उठा के दे देगा एक टपल की फॉर्म में।
यस ऑब्वियसली वी यूज पॉप टू डिलीट द लास्ट आइटम। वो उसके अंदर इसके लिए पॉप आइटम वाला फंक्शन यूज हो रहा है। पॉप के अंदर हम की देते हैं और उसकी वैल्यू डिलीट हो जाती है। जो भी की हम देंगे वो उसकी वैल्यू डिलीट होगी। आप डाटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हो, डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम स्टैक के अंदर ये फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं पॉप वाली। रिटर्न कराने का मकसद ये है कि ये सिर्फ हमें बता दो कि भाई ये वाली आइटम हमने डिलीट कर दी है। अगर हमारे पास बहुत सारी आइटम्स हैं और हमने कोई ऐसे ही फॉर का लूप चलाया और कोई रैंडम कंडीशंस के ऊपर कोई आइटम हमें डिलीट करवानी है और मुझे देखना भी है कौन सी आइटम डिलीट हो रही है, तो हम उसके लिए पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब हमने पढ़ा था, हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना, डिक्शनरीज इन लिस्ट, और अब इसके ऊपर हम ये फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करते हैं पॉप वाली। इस चीज़ के ऊपर हम पॉप वाली अब फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करते हैं कि कैसे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लिस्ट के अंदर से कोई एक वैल्यू को पॉप कराना है, लिस्ट के अंदर से किसी एक इंडेक्स को मुझे पॉप कराना है, तो वो कैसे होगा। हम ऐसे करेंगे कि ए की पोजीशन के ऊपर जाए, 4 के ऊपर जाए और पॉप करा दे 0th इंडेक्स को। ये ऐसे होगा। अगर लिस्ट में से कोई आइटम पॉप करवानी है, मुझे किसी का सवाल था यहाँ पे कि पॉप का फंक्शन क्या कहते हैं, लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है डिक्शनरी के लिए। पॉप का फंक्शन आपका दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। चलें टेस्ट कर लेते हैं पॉप का फंक्शन हम दोनों के डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते। नहीं, पॉप के लिए आपको एक आर्ग्यूमेंट देना लाजमी है। आप पॉप का फंक्शन देख सकते हैं, आप पॉप के अंदर एरर आ गया। अगर आपको वो फंक्शन इस्तेमाल करना है विदाउट एनी वैल्यू, अगर आपको कोई आइटम रिमूव करवानी है तो वो पॉप आइटम वाला फंक्शन है आपका, जो कि मैंने पहले लिखा था यहाँ पे, पॉप आइटम। उससे हम रैंडम वैल्यू को डिलीट करवा सकते हैं। अगर आप पॉप इस्तेमाल करें तो पॉप के लिए आपको एक इंडेक्स या फिर एक की पोजीशन देना लाजमी है। पॉप आइटम ये करता है कि पॉप आइटम पाइथन ने ये बताया हुआ है, पाइथन के डेफिनेशंस के अंदर ये है कि पॉप आइटम एक रैंडम वैल्यू को डिलीट करता है। एक रैंडम वैल्यू पे जाएगा और वो अपनी मर्जी से कोई रैंडम वैल्यू डिलीट कर देगा। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर ये देखा है कि पॉप आइटम सिर्फ लास्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है। वो रैंडम वैल्यू को नहीं करता, वो लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है। पॉप आइटम इज यूज टू रिमूव लास्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी। पॉप के लिए आपको एक की देना लाजमी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिस्ट का आपको दिखा दिया। लिस्ट के अंदर मैंने 0th इंडेक्स दिया तो 0th इंडेक्स मेरे पास डी यहाँ पे प्रिंट हो गया। सही है। अब मैंने चाह रहा हूँ कि मुझे 5th के अंदर से कोई डिक्शनरी कोई मुझे वैल्यू रिमूव करवानी है। डॉट पॉप करवाऊंगा, पॉप के अंदर मैं दे दूंगा उसकी की 6 दे दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा उसका h। चलो सही है, फंक्शंस के ऊपर बढ़ते हैं। अब फंक्शंस का काम क्या है पाइथन के अंदर, फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। अब मेरे पास कोई एक टास्क है, मुझे 2 वैल्यूज़ है मेरे पास। अब 2 वैल्यूज़ को मुझे ऐड करवानी है एक पॉइंट के ऊपर। सही है, प्रोग्राम के अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ को ऐड करी दी। वहाँ पे कोड मैंने लिख दिया, मेरे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू मेरे पास 4। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को मुझे एक तीसरे वेरिएबल के अंदर ऐड करनी है, या तो a के अंदर तीसरे वेरिएबल के अंदर ऐड करनी है मुझे वैल्यूज़, जो कि है c। उसके अंदर मैंने a + b कर दिया और प्रिंट c करवाऊँगा मैं, तो मेरे पास रिजल्ट 7 आ गया। सही है, ये तो नॉर्मल आपने ये चीज़ शुरू में पढ़ी थी। अब मैं ये चाह रहा हूँ मुझे ये चीज़ बार बार कॉल करवानी है। मुझे प्रोग्राम के अंदर अब मुझे ये चीज़ आगे जाके भी बार बार एक ही चीज़ मुझे एक ही क्या कहते हैं अपना ये ब्लॉक ऑफ कोड मुझे बार बार ऐड करवाना है अलग अलग वेरिएबल्स के साथ। लाइक अभी मेरे पास ए बी है और सी के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, आगे जाके मेरे पास एफ जी आ सकता है, आगे जाके मेरे पास कोई और वेरिएबल आ सकता है। मेरे प्रोग्राम के अंदर सैकड़ों दफ़ा मुझे प्लस का ऑपरेशन मुझे करवाना होगा, तो मैं ये बार बार 3 लाइन का कोड लिखूँ। ये तो अगर मुझे 10 दफ़ा अगर बीच में ऐड करवाना पड़े तो ये 30 लाइन्स ऑफ कोड तो यही हो जाएगा मेरा। तो ये तो एफिशिएंसी तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसके लिए पाइथन के अंदर रिपीटेटिव टास्क जो हैं, जो चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ रही है हमें, वो चीज़ हम
फंक्शंस के अंदर एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और फिर फंक्शन ही सिर्फ कॉल करवाएंगे एक लाइन में, तो वो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा। फंक्शंस ये है, ये फंक्शन की डेफिनेशन। सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, फंक्शंस के अंदर कोई भी चीज़ आप करवा सकते हैं। जो आप नॉर्मली चीज़ करवा रहे हैं आप वो फंक्शन के अंदर चीज़ करवा सकते हैं। कोई भी रिपीटेटिव टास्क, अगर लिस्ट आप बना रहे हैं बार बार कोई चीज़ की, या फिर कोई डिक्शनरी आप बार बार बना रहे हैं, कोई भी चीज़ रिपीटेटिव टास्क को आप फंक्शन के अंदर उसको ऐड करके कर सकते हैं। चलिए सही है, फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं? अब मेरे पास जो ये था, अब मैं इसका फंक्शन बना लेता हूँ। ये चीज़ मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ी है ना, एक फंक्शन बना लेते हैं। डिफाइन सम के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। DEF से फंक्शन की स्टार्टिंग होगी, सही है। DEF का मतलब है डिफाइन फंक्शन। DEF से चीज़ उसकी स्टार्टिंग होगी, फिर उस फंक्शन क्या नेम आएगा, फिर पैरेंथेसिस आएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा कि आपको कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर आपको काम करवाना है, तो वो इन पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेरे पास 2 वेरिएबल्स आए ना, 2 वेरिएबल्स आए, फिर कोलन लगाएंगे जैसे हम फॉर लूप्स के अंदर लगाए हुए हैं, जिसके अंदर प्रीवियसली हमने इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ये कोलन लगाएंगे, फिर इंडेंटेशन होगी। अब ए भी आए, मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें ऐड होके प्रिंट हो जाए। मैंने प्रिंट करवा दी यहाँ पे a+b, सही है। या तो मैंने फिर यहाँ पे एक और c का मैंने एक बना दिया, a+b वहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया, और मैंने प्रिंट को c को मैंने करवा दिया प्रिंट। अब ये 3 लाइन मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज दे दूँ। पहले तो ये था ना कि मुझे ये कोड, अगर वैल्यूज चेंज हो गए तो ये कोड मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ये 3 लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा सम को फिर से कॉल करवाऊंगा, और सम को मैंने वैल्यू दे दी 3,4, मुझे 7 ला के दे दिया। मैंने इसको दे दी 4,4, तो इसने मुझे 8 ला के दे दिया। मैंने इसको वैल्यूज दे दी 5,4, इसने मुझे 9 ला के दे दिया, 5 + 4 ऐड आके। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हम जो वैल्यूज़ दे रहे हैं, जो हम फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यूज़ हम पास करवा रहे हैं, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, सही है। जो वैल्यूज़ हम पास करवा रहे हैं उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और जो फंक्शन के अंदर हमने जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, यहाँ पे मैं तो कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ ना। यहाँ पे मैंने x भी दे दी, मैंने xy दे दिया, कुछ भी दे दिया मैंने। इसको हम कहते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स, सही है। जो वैल्यूज पास हो रही है उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और जो हम फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स, सही है। अब आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फंक्शन में रिटर्न ना हो, रिटर्न क्या, प्रिंट ना हो, डायरेक्ट वैल्यूज जो भी मेरे पास आंसर आ रहा है मैं डायरेक्टली उसको रिटर्न करवा दूँ। ये भी एक फंक्शन की खासियत है। वो जैसे हमने पॉप के अंदर देखा था ना, पॉप के अंदर वैल्यूज़ रिटर्न हो रही थी, वो रिटर्न करवा देता होता और फिर वो डिलीट करवा देता था। वैसे ही इसके अंदर भी एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करवा सकते हैं ऐसे वैल्यूज़। मैंने रिटर्न करवा दी a+b, तो मैं अब सिर्फ ये कॉल करूँगा, और ये कॉल करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? अब मैंने यहाँ पे रिटर्न a+b करवाया है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? अच्छा, ये देखिए, ये जुपिटर नोटबुक की वजह से हो रहा है। आप किसी भी नॉर्मल आईडी खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे तो मुझे 9 शो हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ रिटर्न करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो हमें इसको अगर करवाना है, तो अगर किसी और पायचाम वगैरह में आप अगर काम कर रहे हो तो आप प्रिंट के अंदर सम को कॉल करेंगे ऐसे, तो वो जाके रिटर्न करेगा सही से। वरना अभी ये जुपिटर नोटबुक की खासियत है, वो शो कर रहा है, वरना ये शो नहीं होता। जी बिल्कुल, नन रिटर्न करना चाहिए। नॉर्मल आईडी इसके अंदर ये नन रिटर्न करेगा, और अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आपको प्रिंट के अंदर उसको डालना पड़ेगा, ताकि आप उसको दें, कहें कि भाई ये अब वैल्यू प्रिंट हो जो मेरे पास आ रही है। क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ वैल्यू रिटर्न हो रही है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि भाई कुछ करो उस वैल्यू को प्रिंट करो, उस वैल्यू के साथ कुछ मैनिपुलेशन करो, ये कुछ भी नहीं कहा गया, सही है। अब फंक्शंस को हम वेरिएबल्स के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मुझे वेरिएबल, अब इस सम जो क्या आ रहा है मुझे सी के अंदर स्टोर करवाना है, तो सम a, b क्या 5,4, ये मेरे पास आउटपुट जाएगा, वो मेरे पास इसमें सेव हो जाएगा,
सी के अंदर जाके सेव हो जाएगा और उसने 9 प्रिंट कर दिया। रिटर्न हम यूजुअल केसेस में यूज़ करते हैं। रिटर्न हमें सिर्फ कोई वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न करवानी और उसके अंदर कोई ऑपरेशन हमें नहीं करवाना। उसके अंदर हम नहीं चाह रहे कि भाई फंक्शन जब कॉल हो तो वो प्रिंट करे या कुछ करे, वो सिर्फ वैल्यू को रिटर्न कर दें ताकि हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकें। हाँ, रिटर्न तब यूज़ होता है जब हमें फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो। जैसे यहाँ पे मुझे सी के अंदर जो आंसर आ रहा है वो मुझे सी के अंदर स्टोर करवाना है, तब जाके मैं रिटर्न यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा देता तो देखें इसने मुझे नन दे दिया। मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने रिटर्न प्रिंट करवाया है तो इसने मुझे नन दे दिया। ये यहाँ पे ये भी फिर से जुपिटर की वजह से हो रहा है। यहाँ पे ये कोई चीज़ सेव ही नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे सी करूँगा तो सी, ये देखें मैंने यहाँ पे प्रिंट किया सी। अब सी के अंदर कोई वैल्यू जाके स्टोर ही नहीं हो रही। सी के अंदर कोई भी वैल्यू जाके स्टोर ही नहीं हो रही। क्यों स्टोर नहीं हो रही? क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ ऐड करवाया, सिर्फ प्रिंट करवाया। हमने फंक्शन को ये नहीं बोला कि जो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वो जाके रिटर्न भी हो जाए। रिटर्न होगा तब जाके हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। सही है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ तब जाके ही वो स्टोर करवाएगा। अगर वेरिएबल के अंदर मैंने फंक्शन को असाइन किया है, वो रिटर्न के कीवर्ड की वजह से ही वो स्टोर करवाएगा, वरना वो स्टोर नहीं करवाएगा। तो इस वजह से हम रिटर्न इस्तेमाल करते हैं। नन इसलिए शो हो रहा था पहले कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया था, इसलिए वो नन शो कर रहा है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल ये होते हैं जो कि फंक्शन की जो बॉडी है उसके बाहर मेन बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ कॉल या कोई वेरिएबल हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे सी को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, सी के अंदर हमने 7 को स्टोर किया है, तो उसको हम कहेंगे क्या कहते हैं, सी जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम इनिशियलाइज करवाएंगे वो होगा लोकल वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे सी को प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा? अब देख सकते हैं आप, मेरे पास 7 प्रिंट हुए। हालांकि सी तो मेरे पास फंक्शन के अंदर भी डिफाइंड है और सी मेरे पास यहाँ पे भी डिफाइंड है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है कि सी जो है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है। जो ग्लोबल वेरिएबल होगा वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, फंक्शन वाले को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। फंक्शन वाला वेरिएबल सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर ही कॉलेबल होगा, वो फंक्शन के बाहर कॉल नहीं करवा सकते हम। फंक्शन के बाहर अगर मैं एक्सेस करने जाऊँ, अगर मैंने यहाँ पे डी दे दिया सही, और फंक्शन के बाहर मैं फंक्शन वाला वेरिएबल अगर मैं कॉल करवाने जा रहा हूँ तो वो मेरे पास एरर थ्रो कर देगा। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं मुझे 7 क्यों आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर किसी कोड के अंदर सारा सबर। एक काम करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे हो क्या, मैंने यहाँ पे तो सी को कॉल करवा दिया। मेरे पास ये क्या कहते हैं, ये एक लोकल वेरिएबल है सी। अब फंक्शन के बाहर अगर मैं उस जो फंक्शन के अंदर जो डिफाइंड वेरिएबल है, अगर मैं उसको फंक्शन के बाहर अगर मैं कॉल करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही है।
ये होते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स। अब ये देखना, अब मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब मैंने यहाँ पे सी को ऊपर इनिशियलाइज करवा दिया, उस वजह से इसने ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास है। अब हमारे पास फंक्शन की बॉडी के बाहर ये वेरिएबल इनिशियलाइज्ड है, इस वजह से इसने यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सम को कॉल करूँगा, सम वाले फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँगा 4,7 करके, तो वो मुझे अब प्रिंट करके देगा। चले सही है, आज के लिए इतना ही। सर अली मुगल आपको क्या कहते हैं एक असाइनमेंट दे देंगे आज, वो क्या कहते हैं जिसके अंदर 3 से 4 टास्क होंगे। एक फंक्शन के रिलेटेड टास्क होगा, डिक्शनरी और लिस्ट के रिलेटेड टास्क होगा। तो आप असाइनमेंट प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा, फिर हम उसको रिव्यू कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर फंक्शंस से हम आगे बढ़ेंगे, फंक्शंस भी पढ़ा दूंगा और हम क्लास का टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ताकि कुछ लोग कह रहे थे कि ऊप्स कब पढ़ाएंगे, तो ऊप्स का भी टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी क्लास, so function is something which actually gives the reusability of the code, right? For example, आपने एक डिजिटल क्लॉक बनाया, right? और उस डिजिटल क्लॉक को आप चाहते हो कि मल्टीपल लाइक जैसे एक वेबसाइट होती है, सो आप हर अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट अस, हर जगह डिजिटल क्लॉक को यूज़ करो। तो वहाँ पर आप क्या करते हो कि आपने एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को आप कॉल कर देते हो टू ऑल द प्लेटफॉर्म, यानी आपका होम पेज, आपका अबाउट पेज, आपका कॉन्टैक्ट पेज एंड XYZ. I hope that you understood about what actually the function is. Obviously the syntax has already been explained. What recursive is something कि when you want something to get reverse back, ठीक है, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आपका जब हम फंक्शन की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली देयर आर सम वेज के जिसके थ्रू आप रिकर्सिव इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, सो थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर यू। मैं तो ये कहूँगा कि वॉट एवर यू पीपल आर लर्निंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जवान पाकिस्तान, ट्राई टू डिलीवर एट योर सराउंडिंग। आप पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंटीरियर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप झेलम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एबटाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, आप शोगरान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं। जो हम सिखा रहे हैं अपने सराउंडिंग के लोगों को सिखाओ, और रिटर्न बैक का कोई सोच रख के नहीं करना कि यार कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई रिटर्न मिलेगा तो उसके मुताबिक मैं सिखाऊं, तो ऐसे नहीं। देखो, जब आप सच्ची नीयत के साथ सिखाओगे ना, तो उसका अजर फिर इंसान नहीं देता, उसका अजर अल्लाह ताला देता है, और फिर वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सो प्लीज़ डू दिस थिंग। जितना लोगों को सपोर्ट करोगे, अल्लाह ताला खुद कहता है कि हुकूकुल अल्लाह से पहले भी हुकूकुल इबाद है। अगर अल्लाह की इबाद की मदद करोगे, उनके लिए मुफीद साबित होगे, उनके लिए आप कुछ ऐसा काम करोगे कि जिसके थ्रू उनको फ़ायदा होगा, तो अल्लाह फिर आपको अपना दोस्त बना लेता है, और फिर ये दोस्ती बहुत बेहतरीन होती है। प्लीज़ डू दिस थिंग। फर्दर इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों को मैं देता रहूँगा ग्रुप में। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड लेट्स टुगेदर चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।